नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर ऑफ स्टेट। मैं हूं परवीन शेख। महाराष्ट्र और झारखंड में आज नामांकन भरने का आखिरी दिन था। झारखंड में 81 सीटों पर 2 चरणों में चुनाव रहा और दूसरे चरण में 38 सीटों पर वोटिंग होगी। आज कई दिग्गज नेताओं ने अपना नामांकन दाखिल किया। झारखंड में जेएमएम 43 और कांग्रेस 30 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, वहीं बीजेपी झारखंड में आजसू के साथ मैदान में है। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए नामांकन के आखिरी दिन काफी हलचल देखी गई। आज भी महायुति ने पहले बाजी मारते हुए अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान किया। आपको बता दें कि बीजेपी 148 पर, शिंदे गुट 85 पर और अजीत पवार की एनसीपी 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन महाविकास अघाड़ी में शाम तक सिर्फ 274 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार घोषित कर पाई, जिसे कांग्रेस 105, शिवसेना यूबीटी 87 और शरद पवार की एनसीपी ने 82 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया। अघाड़ी में 14 सीटों पर पेच फंसा रहा। वहीं अघाड़ी ने चुनाव प्रचार के लिए भी कोई एजेंडा तैयार नहीं किया। तो कैसे झारखंड से लेकर महाराष्ट्र तक में विपक्ष की कमजोरियां आई सामने, क्यों महाराष्ट्र में सीटों पर उलझन रही बरकरार, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी ने पहले बाजी मारी, जबकि महाविकास अघाड़ी अब भी सीटों की उलझन नहीं सुलझा पाया। देखिए, वो उलझन सुलझने वाला था नहीं, क्योंकि सब लोग अपने अपने फिराक में थे। ये गठबंधन नाम का जंतु, जिसे महाविकास अघाड़ी कहा जा रहा है, ये कोई गठबंधन नहीं है। यहां सब हाईली एम्बिशियस और आपस में एक दूसरे को काटने वाले लोगों का मिलान था। यह मत भूलिए कि तथाकथित इंडी गठबंधन अलग अलग जगहों से अलग अलग हिसाब से लड़ रहा है। अब तो नॉमिनेशन का समय खत्म हो गया और यह खबर आ रही है कि 6 ऐसी सीटें हैं जहां 2-2 उम्मीदवार खड़े हो गए। तो क्या होगा? फ्रेंडली फाइट लड़े जाएगा। तो ये कैसा गठबंधन है कि आपको फ्रेंडली फाइट भी करना पड़ रहा है, आप डिसाइड नहीं कर सके। ये जो कंफ्यूजन हुआ है, इससे एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है। राहुल गांधी की लीडरशिप को इंडिया गठबंधन के अंदर कोई स्वीकृति नहीं है। अदरवाइज आखिर तक अगर उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी ये बैठ के फोन पे बात कर लिए होते तो मामला खत्म हो गया होता। मतलब टॉप लीडर्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं है, तालमेल की काफी कमी। यही वजह है कि सिर्फ ये महाविकास अघाड़ी का ही नहीं, वामपंथियों के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, अखिलेश यादव के साथ भी कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा। इसलिए तो मामला पूरा उलझा। और सबसे बड़ी चीज, पता नहीं ये क्या मीटिंग कर रहे थे। रोज खबरें आती थी कि 8-8 घंटे ये सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, फाइल लेकर के आ रहे हैं, फाइल लेकर के जा रहे हैं। नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि हर जगह कंफ्यूजन है। और इस कंफ्यूजन के पीछे का कारण जो समझ में आ रहा है, वो उद्धव ठाकरे का जो ओरिजिनल बयान, जो आज से 1.5 महीने पहले उन्होंने दिया था कि भाई साहब, मुख्यमंत्री की घोषणा कर दो। मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं करोगे तो बीजेपी के साथ हमारा एक्सपीरियंस वैसा ही होता था कि जब मुख्यमंत्री वो घोषणा नहीं करते थे तो हम लोग बीजेपी वालों को हराने में लग जाते थे। यहां कुछ नहीं हुआ है। तो यही अब देखने को मिलेगा कि महाविकास अघाड़ी के अंदर ही ये लोग आपस में एक दूसरे को हराने में जुट जाएंगे। बिल्कुल उलझन। और यहाँ पर जो एजेंडा होना चाहिए था आगे प्रचार का, वो भी महाविकास अघाड़ी का नहीं नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने जो फाइनल किया है कि 148 सीटों पर, ये पहली बार होगा कि जब बीजेपी 148 सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बीच अजीत पवार का जो रिएक्शन, जो तेवर रहे, वो ये बता रहे थे कि वो दबाव में नहीं आए बीजेपी के। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी 148 सीटों पर लड़ रही है, ये किसने कहा? भारतीय जनता पार्टी सबसे कम सीटों पर अब तक लड़ रही है, यह भी गलत है।
क्योंकि पिछली बार भी जब उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर लेकिन दावा किया जा रहा था कि 160 से ज्यादा सीटों पर तो अभी भी बीजेपी भारतीय जनता पार्टी 160 से ज्यादा सीटों पर लड़ रही है। आप भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट देखिए, 148 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवार उतारे हैं। 4 पार्टियों से जो लोकल पार्टी है उसके साथ गठबंधन किया है, जिसे अपने कोटे से सीटें दी गई है। अपने कोटे से सीट दी है आरपीआई यानी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया अठावले ग्रुप को, 1 सीट उसे दे दी गई है। 1 सीट दी गई है युवा स्वाभिमान आंदोलन को, 1 सीट दी गई है राष्ट्रीय समाज पार्टी को, और 1 सीट और एक छोटी पार्टी को दी गई है। 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन किया है अलग अलग क्षेत्रों में, जिसका प्रभाव दूसरी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को उसका फायदा मिलेगा। उसके अलावा कुछ और नहीं है। शिवड़ी सीट एक सीट है जहां महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जो एमएनएस है राज ठाकरे की, उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने तालमेल किया शिवड़ी सीट पर, और नंदगांवकर को सपोर्ट किया है कि हम वहां पर उम्मीदवार नहीं उतारेंगे, आप दूसरी सीट पर हमारा सपोर्ट कीजिए। अब ये कितनी सीटें हो गई? अगर इन 5 सीटों को जोड़ें तो 148 के बाद 52 सीटें हो गई। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इन पार्टियों से लड़ रहे हैं उनको देखिए। नीलेश राणे कौन है? ये राणे भारतीय जनता पार्टी के ही नेता हैं। शाइना एनसी को जो आज टिकट दी गई वो कौन है? भारतीय जनता पार्टी के नेता है, जिसे वर्ली सीट से उम्मीदवार बनाने की बात हो रही थी, लेकिन आपसी तालमेल क्या हुआ कि नहीं वहां से बेहतर कैंडिडेट मिलिंद देवड़ा होंगे, इसलिए उनको वहां से टिकट दे दी गई। तो शाइना एनसी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो शिंदे सेना से उनको टिकट दे दी गई। कहां? मुंबा देवी से। अब ये जो सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कुछ लड़ रहे हैं शिंदे सेना से, कुछ अजीत पवार की पार्टी के साथ कोऑर्डिनेशन से लड़ रहे हैं, ये सब किस पार्टी के नेता हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपने उम्मीदवार अगर कहा जाए और सपोर्टेड उम्मीदवार, उसमें भी 162 सीटों से ज्यादा पर है। और ये गठबंधन की समझ लीजिए कितने बेहतर तरीके से लोग काम कर रहे हैं कि 1 सीट है शिवाजी नगर, मानखुर्द शिवाजी नगर, बड़े नेता हैं अबू आजमी, वहां से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और इस बार भी लड़ रहे हैं। वहां से शिंदे सेना की तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा किया गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम तो इन्हीं को सपोर्ट करेंगे। और एनसीपी के हैं नवाब मलिक को अंतिम दिन वहां मैदान में उतार दिया गया। अबू आजमी और नवाब मलिक ये दोनों समाजवादी पार्टी के ही नेता हुआ करते थे। अबू आजमी ने नवाब मलिक को निकाला तो वो एनसीपी में चले गए, और वो पूरा क्षेत्र जो है मुस्लिम बाहुल इलाका है और वहां पर नवाब मलिक की भी पकड़ मजबूत है। तो वहां पर नवाब मलिक मुस्लिमों का वोट काटेंगे अबू आजमी के खिलाफ, और यहां भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना का ज्वाइंट कैंडिडेट है जो कि हिंदू वोटों पर खेल रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये नहीं कह सकते कि ये जो मीडिया में चल रही है खबरें कि 146 सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने पहले उतारा था, 2 आज उतार दिया, तो उसके बाद क्या हो गया, दोनों मिला के 148 सीटें ही हुई। लेकिन पूरे लिस्ट को समझिए और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जब 150 सीटों पर उम्मीदवार उतारी थी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच जब गठबंधन हुआ था, तो उस समय 2019 में जब शिवसेना को 124 सीटें दी गई थी और भारतीय जनता पार्टी को 162 सीटें दी गई थी, तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने 14 सीटें अपनी सहयोगी पार्टियों के बीच बांटी थी। तो उस समय भी उम्मीदवार 145 से 50 के बीच ही था। तो अभी भी स्थिति वही है और सबसे बड़ी पार्टी महायुति में भाजपा है और भाजपा ही लीड कर रही है। वो डायरेक्ट कर रही है कि देखो यहां पर कैसा कैंडिडेट होना चाहिए, वहां पर कैसा कैंडिडेट होना चाहिए। ये जीत का फार्मूला बनाया जा रहा है और संघ की एक्टिविटी जो एक एक जगह से ग्राउंड रिपोर्ट रख रहा है, संघ जिस तरीके से सर्वे कर रहा है और मैदान में उतरा हुआ है, तो ये रणनीति महायुति यानी एनडीए की है। लेकिन मुंबई की अक्सर बहुत मुंबई की जो सीटें हैं उसमें खासतौर से माहिम, जहां पर मनसे के जो राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उसको लेकर बीजेपी ने अपना स्टैंड साफ नहीं किया है। बिल्कुल साफ किया। ये आशीष शेलार ने 2 दिन पहले कह दिया कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एकनाथ शिंदे को अमित ठाकरे का सपोर्ट करना चाहिए। अभी 4 नवंबर बाकी है।
और 4 नवंबर तक कई कैंडिडेट के नॉमिनेशन वापस होंगे। ये वर्ली और माहिम, ये दोनों सीटों पर बातचीत चल रही है कि कौन किसका सपोर्ट कहां करेगा, क्योंकि राज ठाकरे के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतार रही है, कहीं तो अंदर से कोऑर्डिनेशन है। तो इस बात को डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेगी कि एकनाथ शिंदे वहां से उम्मीदवार ना उतारे, लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं उससे लग रहा है 4 नवंबर तक अभी और कुछ जगहों पर खेल होने वाला है। इधर डॉक्टर साहब, झारखंड से जो खबरें आ रही हैं, क्योंकि वहां पे भी नामांकन दूसरे चरण का था, उसका आखिरी दिन है, तो किस तरह की क्योंकि वहां पर ईडी को लेकर जो खबरें आ रही हैं वो क्या है? देखिए, ईडी वहां पे ताबड़तोड़ एक्शन में है, क्योंकि वहां एक परसेप्शन बना हुआ है कि बड़ा ही भ्रष्ट सरकार हेमंत सोरेन ने चलाया। ये खुद जेल गए, जेल से बाहर आए, उसके बाद इनका एक और मंत्री जो कांग्रेस पार्टी का आलमगीर, वो भी जेल गया। उसके ड्राइवर के पास से नोटों का जखीरा निकल रहा है, नोटों का पहाड़ निकल रहा है। कई सारे आईएएस अधिकारी नप गए। जो छापेमारी हुई है उसमें उन लोगों को टारगेट किया गया है जो हेमंत सोरेन के नजदीकी हैं। भाई, हेमंत सोरेन के ही अधिकारी, आईएएस अधिकारी चाहेता आज नपा है। तो कारण इसका यह है कि आप देखिए कि कोई अभी चिल्ला नहीं रहा, कोई चिल्ला नहीं रहा। आपने देखा कि कोई कांग्रेस पार्टी ये कह रही हो कि ईडी का इस्तेमाल हो रहा है, विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, जो पहले करते थे। दरअसल जो पहले ये हो रहा था, इनको ये लग रहा था कि हम सारा विपक्ष, सारा इंडिया गठबंधन ये हल्ला करेंगे कि ये तोता, वो जो तमाम तरह का जो नैरेटिव चलाया गया कि विपक्ष को खत्म करना चाह रही है, ये दबाव की राजनीति थी। उनको समझ में आ गया कि प्रधानमंत्री मोदी इन सब चीजों से झुकने वाले नहीं है, और ये इनकी वीकनेस को भी समझ लिए। अब ईडी तो अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम करेगी, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अगर इस तरह की छापेमारी होती है, एक बात समझ लीजिए क्रिस्टल क्लियर तरीके से, गरीब जब अखबार में पढ़ता है कि किसी अधिकारी, किसी नेता की यहाँ छापेमारी हुई है, वो खुश होता है। उसका सिस्टम के प्रति, प्रधानमंत्री जब बोलते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, तो लोगों का विश्वास जगता है। तो एक तो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, दो चीजें एक साथ काम कर रही हैं। एक, जो वहां पे एंटी इनकम्बेंसी और सरकार का जो इमेज कि भ्रष्ट सरकार है, लुटेरी सरकार है, वो और पुख्ता हो रहा है। दूसरा कि ये जो एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, ये घर घर का चर्चा होता है कि भाई देखो इस आईएएस से इतना रुपया। और आप भी मत भूलिए कि यही ईडी का छापेमारी किस तरीके से नोटों का पहाड़ मिला था कन्नौज में, इत्र वाले मित्र के पास क्या हाल हुआ था। अखिलेश यादव ये इमेजिन नहीं कर सकते थे कि 110 111 सीट पे जो है वो निपट जाएंगे। सारे लोग, सारे सर्वे वो उल्टा प्रिडिक्ट कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या, इन सब चीजों का चुनाव में असर पड़ता है। लेकिन एक बात मैं कह दूं, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। झारखंड चुनाव इज डन एंड डस्टेड। वहां बहुत ही भारी बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी, यही वहां की ग्राउंड से जो है रिपोर्ट आ रही है। चलिए, ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है, वो भी बीजेपी के पक्ष में, और शायद यही एक बड़ी वजह है कि विपक्ष इतना सुस्त नजर आ रहा है झारखंड में। खासतौर से यहाँ पर चुनावी रणनीति में भी पूरी तरह से बैकफुट पर, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी महागठबंधन बैकफुट पर, और अब बात की जा रही है कि कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट होगी। देखिए, फ्रेंडली फाइट तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग पार्टियां लड़ती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन सहयोगी के बीच भी होती है। लेकिन झारखंड में जो कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये दोनों पार्टियों का ग्राउंड में कोऑर्डिनेशन ये गड़बड़ दिख रहा है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो इस बार झारखंड में स्ट्रेटजी बना रही है, और जैसे एक एक सीटों पर हिसाब किताब देख रही है कि कैसे कहां चुनाव में हम विफल रहे। जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ 2 सीटों का पिछली बार की अपेक्षा, लेकिन 37 असेंबली सेगमेंट में भारतीय जनता पार्टी आगे रही। और आजसू भी
8 असेंबली सेगमेंट पे रही। तो इसका मतलब है कि ये दोनों के बीच अभी गठबंधन भी है। पहले की तरह झारखंड की पॉलिटिक्स अभी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कुछ समय के लिए बिखर गए थे। पिछली बार बाबूलाल मरांडी की भी झारखंड विकास मोर्चा थी, अपनी पार्टी बनी हुई थी, और अभी अर्जुन मुंडा का परिवार भी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी में प्रोएक्टिव हो गया है, और चंपई सोरेन आ गए। बाप बेटे दोनों को चुनाव लड़ाया जा रहा है। जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति होती थी, एक आध सीट जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। वहां पर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अभी दावेदारी कर रही है कि यहां पर जीत कर लाना है। उसके अलावा कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में 4 सीटें ऐसी थी जहां 3000 से 228 वोट तक, इतने वोटों के अंतर से कांग्रेस आगे रही, यानी जीत गई। उन सीटों पर इस बार नई रणनीति बनाई जा रही है कि कैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के इस गठबंधन के बावजूद उन सीटों पर हम 2-3 हजार वोट भी ज्यादा ला पाए। तो ये जो रणनीति है भारतीय जनता पार्टी की, और जो गठबंधन सहयोगी, अभी ऐसा नहीं कह सकते कि चिराग पासवान जाएंगे या नीतीश कुमार जाएंगे तो पूरी तरह से प्रभावहीन हो जाएगा। ये जो कोयला बेल्ट है उसमें बिहार के लोगों का प्रभाव ठीक ठाक रहता है, और वहां भारतीय जनता पार्टी का भी प्रभाव है। नीतीश कुमार भी कुछ 2-4% वोट इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये गठबंधन जो इन लोगों का हुआ है और जो अभी स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, उसमें लगता है कि महाराष्ट्र में अगर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो, झारखंड में कोई कंफ्यूजन नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 55+ सीटों से वहां पर चुनाव जीतेगी। जबकि जीतने के लिए 41 सीटें चाहिए, लेकिन तस्वीर झारखंड में पूरी तरह से साफ है। और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। झारखंड और महाराष्ट्र में नामांकन के आखिरी दिन सियासी तपिश अपने उफान पर रही। दोनों ही राज्यों में रणनीति के लिहाज से बीजेपी 20 साबित हुई, वहीं झारखंड में महागठबंधन आपसी खींचतान और रणनीति बनाने में काफी पीछे। यही हाल महाराष्ट्र में अघाड़ी का है, जबकि महायुति नामांकन के आखिरी दिन भी अपनी ताकत दिखाने में आगे रहा, जमकर रैलियां और रोड शो से लोगों का ध्यान खींचने में कामयाब रहा। अब देखना होगा कि चुनाव प्रचार में कैसे महायुति अपनी रणनीति से अघाड़ी को मात देता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।